सभी व्यूअर्स को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेशेंस में। क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जो हमारे देश में लागू है, इसकी बनने के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के बारे में है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उस कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का मतलब राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सन 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व डायरेक्टली अपने हाथों में ले लिया। ये शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय, जो कि भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन के ग्रहण की गई थीं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इस प्रकार है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा कंपनी का शासन, और 1858 के बाद जो है फिर क्राउन का शासन। क्राउन का मतलब कंपनी का वहाँ के ब्रिटिश की सरकार का शासन का हस्तक्षेप 1858 के बाद। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संवैधानिक महत्व हुए, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषताएं क्या रहीं? अधिनियम की विशेषताएं: इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और उस समय जब ये गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, उस समय के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा जो है इसके अलावा इस अधिनियम की विशेषता ये भी है कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, यानी कि स्वतंत्र थे। और
ये अधिनियम आने से जो है ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कंपनी जो है इस अधिनियम के आने के बाद कंपनी पहले की तरह कार्य नहीं कर सकती थी। अब उस पर नियंत्रण किसका हो गया? इस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया है कंपनी की गवर्निंग बॉडी, इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा गया है कि इस एक्ट में 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इस 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, इससे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक अलग अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। द्वैध शासन का मतलब यहाँ पे एक तो मतलब एक कंपनी की गवर्नर बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा जो है राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का भी गठन कर दिया गया। इस प्रकार दो सरकार की जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी 2 बॉडीज़ के द्वारा कंपनी पर शासन किया जाने लगा। इसके बाद नियंत्रण बोर्ड को ये शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। जो अभी न्यूली जो फॉर्म्ड नियंत्रण बोर्ड था, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, उसको ये शक्ति प्रदान की गई, पावर दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जितने भी सभी नागरिक हैं और सैन्य सरकार है व राजस्व गतिविधियां हैं, उनका अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या आता है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की
दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। अधिनियम की विशेषताएं: पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे भारत देश में 3 प्रेसिडेंसियों, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो उसमें बंगाल के मद्रास को बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, जिसमें बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बंगाल के गवर्नर जो 1833 चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या है, इस अधिनियम की विशेषता ये है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस अधिनियम के तहत पहले क्या कहा जाता है, भारत के गवर्नर जनरल के तौर पे बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को एक भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने थे और पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। दूसरा है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। जो अन्य 2 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अतिरिक्त 2 प्रेसिडेंसी मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हुआ करते थे को विधायिका संबंधी शक्तियों से भी वंचित कर दिया। उनके पास जो पहले शक्तियाँ हुआ करती थी, विधि बनाने से संबंधित, नियम कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियाँ को प्राप्त थी, उनसे वंचित कर दिया गया। इस 1833 चार्टर के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको बहुत ज़्यादा असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, अधिकार दे दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। 1833 से जो पहले कानून बने थे वो नियामक कानून कहलाए और जो 1833 के बाद जो नए कानून बने उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने के प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आगे वीडियो में 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे।
उसके बाद ताज का शासन में 1858 से 1947 तक के जो कंपनी ब्रिटिश सरकार का शासन रहा हमारे यहाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।